यदि एक दो लोग मारे भी जाएंगे, जाहिर सी बात है धनबाद माफियाओं का गढ़ है, मारे जाने की संभावना होगी। एकदम नहीं मरेंगे, फर्क नहीं है, मरने दीजिए। उस मौत पे शोक नहीं होना चाहिए, उस मौत से बदलाव होना चाहिए, जेल में डाल लीजिए। वो मौत किसी का हो सकता है, चाहे टाइगर का ही क्यों ना हो। मौत से घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक किसी के मौत होने से फुट पाने की आवश्यकता नहीं है। हम हजारों लोगों की उम्मीद बनकर आए हैं, हम भोकाल मचाने आए हैं, भोकाल वाले भैया। सनीदा रांची से आए हैं, सनीदा हम लोग सनसनी फैलाने आए हैं। ओ फैजदा हम लोग फिजा बदलने आए हैं। कुंदनदा हम लोग पारसनाथ में चंदन खिलाने आए हैं। इसलिए हम लोग एमपी एमएलए बनने नहीं आए हैं, हजारों लोगों की उम्मीद बनने आए हैं। और विश्वास कीजिए, मेरा एक टेलीफोन से बात हुआ एक आईपीएस से, बोला यार एमपी एमएलए से ज्यादा तो आईएएस आईपीएस लोग ढीला हो गया है। बोला छोड़ा कि वो मुखिया नहीं है, सब बोलता है एडीसी कोयला चोरी हो रहा है। बकायदा एक आईपीएस ने हमको फोन किया था, बोला टेलीग्राम में आओ, टेलीग्राम सेफ है। हम बोला ठीक है सर। उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप भी छोड़ दिए हैं, टेलीग्राम में बात हुआ। बोला उन्होंने, हम झूठ नहीं फेंक नहीं रहे, बोला जितना एमपी एमएलए का डर है उतना ब्यूरोक्रेट्स भी हिला है। कहा कि तुम लोग डायरेक्ट बोलता है एडीसी। ये लोकतंत्र की शक्ति है, क्योंकि डीसी है या एसपी है, वो कौन है? सेवक है। He is a servant। उसने लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेनर सर्विस। उन्होंने खुद लिखा है सर्विस। सर्विस का मतलब सेवा, सेवा करने वाला सेवक, पैसा लेके सेवा करने वाला नौकर, नॉट ए सर्विसमैन। तो कह दीजिए वो सेवक में भी नौकर हैं, क्योंकि हमारी दीदी लोग जो 50 पैसे का शैम्पू लगाती है उसमें टैक्स देती है। हमारा भैया लोग जो बालों में जेल लगाता है उसमें टैक्स देता है। हमारे टैक्स से आपका परिवार चलता है डीसी मैडम, हमारे टैक्स से आपका परिवार चलता है एसपी जी, हमारे टैक्स से आप चलते हो। अतः हम आपको, जनता आपको रे से बुलाए या ए से बुलाए, चाहे एजी बुलाए चाहे सुनो बुलाए, आप जनता के सेवक हैं, नौकर। इस बात को याद रखिए। इतना तो हिम्मत आया है तो सोच के देखिए, अगर 2024 में एक आध को एमपी देंगे तो सनीदा कितना सनसनी होगा। समझ सकते हैं कि नहीं? सोच सकते हैं हम लोग एक मुखिया के पद को धारित नहीं करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स बोलती है कि नहीं लड़का लोग सही है। हम लोग भी चाहते हैं कि ऑनेस्ट गवर्नमेंट मिले, ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट मिले, ऑनेस्ट एमएलए मिले, जिससे हम काम कर सके। ये अंगूठा छाप लोग से नहीं तालमेल होता है। एक आईएएस अधिकारी से बात हो रही थी जो फिलहाल हमारे यहां से ट्रांसफर हुए, भी बोल रहे थे कि हम लोगों को भी खुशी होगी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ऐसे नौजवान विधानसभा में आएंगे। ऐसे नौजवान के लिए जब हम पॉलिसी बनाने के लिए अपना आइडिया देंगे तो हमें भी खुशी होगी। हमें तकलीफ होता है जाहिलों की सुनते हैं। ये पांचवा पास इनकी जब सुनते हैं तो हमें भी तकलीफ होता है। जो ईमानदार आईएएस आईपीएस से बकायदा बोलते हैं, टेलीफोनिक बात होती है उनसे, कि हमें भी खुशी होगी कि आप जैसे नौजवान चुन के आएंगे तो हमें भी काम करने में सुविधा होगी। इसलिए आज राज्य सरकार को यह संदेश दीजिए कि आप बहुत क्रिकेट खेले, 70 लाख का खेले ही थे, छक्का भी नहीं मारे पा रहे हो, तो हम लोग को फुटबॉल का मौका दीजिए, पेनल्टी नॉकआउट मारेंगे। अच्छा मारते हैं।
हालांकि माननीय मुख्यमंत्री, उनका हम सम्मान करते हैं, झारखंडी हैं, लेकिन उनके आगे पीछे, दाएं बीएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे सब कब्जा करके बैठा है। हम आपको बकायदा एक मंत्री की कहानी सुना रहे हैं। वो मंत्री जी मुख्यमंत्री आवास मिलने गए, पिंटू श्रीवास्तव को सलामी करना पड़ा, उसका स्वाभिमान में ठेस पहुंचा। बोला क्या करें जयराम बाबू, मंत्री हैं इसीलिए झेल लिए, आप लोग मौका दीजिएगा तो आएंगे। विधायक लोग का तो गिनती नहीं होता है राजा जी के दरबार में। मैं मंत्री की बात कर रहा हूं, कोई फेंका फेंकी नहीं। यदि आपको मजाक लग रहा है तो जाइए, यहां बगल की विधायिका है अम्बा मैडम है, ये हैं सत्तारूढ़ दल से हैं, उनको लेके जाइए मुख्यमंत्री के दरबार हाजिरी देने, देखिएगा उनका व्यवहार। तो इसलिए ये कैसा आजाद झारखंड, ये कैसा अलग राज्य झारखंड। आज भी गांवों में, आज भी किसानों में आजादी नहीं, जबरन इनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनकी नौकरियों को बेचा जा रहा है, बेकार से बेकार पॉलिसियां लेके आ रहे हैं और कुल मिलाकर झारखंड की दुर्दशा कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, 2024 एक मौका है हमारे लिए। यदि 2024 को हम लोग मिस करते हैं तो शायद 29 आएगा, तब तक क्या पता कई सैकड़ों गांव शायद कोयला खदान के नीचे कहीं दफन ना हो जाए। इसलिए आज हमें बदलाव इसलिए करना होगा ताकि हमारी विधानसभा के भीतर हमारे भाइयों, हमारी बहनों की नौकरी बचे और लोकसभा के भीतर हमारे बाप दादाओं की खेती बचे। और ये हम नहीं कह रहे, देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था, अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि यदि किसान हो तो एक आंख से अपना खेत देखो और दूसरी आंख से राजनीति में कौन लोग क्या घट रहा है देखो। यदि खेत नहीं देखोगे तो फसल भी बर्बाद, और खेती नहीं करोगे तो नस्ल भी बर्बाद। खेतवा बेच के छोड़े R15 लिए तो, आईफोन लिए तो, ये हम नहीं, देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था, एक नजर खेत खलिहान पे, एक नजर लाल किला के मचान पे। अब लाल किला का मचान मतलब पॉलिटिक्स, कि वहां कॉर्पोरेट्स को फर्क नहीं पड़ेगा, वहां अमीरों को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो टाटा खुद फारसी है, जिसका एक बित्ता जमीन नहीं था, आज आधा झारखंड में कब्जा कर लिया है। टाटा जमशेदपुर, टाटा इंडियन नहीं है, बता रहे हैं आपको डायरेक्ट। और इतना हिम्मत करना आसान बात नहीं है। खुले मंच पे कह रहे हैं, सांसद सुनील महतो की हत्या में 0.01 ही सही टाटा का भी रोल है। खुले मंच पर सुन लीजिए, छाती ठोक के कह रहे हैं। ये हिम्मत इन डरपोक सांसदों की नहीं है जो ये कल का लड़का कर रहा है। टाटा का रोल है 0.001% ही सही, सुनील महतो को मारने में टाटा का रोल है। इसीलिए चौधरी चरण सिंह ने कहा था लाल किला के मचान पे, क्योंकि फर्क अडानी को नहीं पड़ेगा, फर्क वेदांता को नहीं पड़ेगा, फर्क बिरला बजाज अंबानी को नहीं पड़ेगा, फर्क टाटा को नहीं पड़ेगा, फर्क उद्योगपति को नहीं पड़ेगा, फर्क किसान को पड़ेगा, किसान को पड़ेगा। आज लाखों लाखों एकड़ जमीन किसान की छीनी जाती है। सुना है अरबपति का कुछ पैसा छीना जाता है। इसीलिए मेरा मानना है, ये मैं अपना ओपिनियन रखता हूं, जिस प्रकार आप किसान की जमीन जबरन अधिग्रहण करते हैं विकास के नाम पे, आप उद्योगपतियों का भी पैसा अधिग्रहण कीजिए, जैसे वो 10 अरब पार करेगा। इतना पैसा क्या करेगा जी? भले ये मजाकिया कह रहे हैं, लेकिन भारत विश्वगुरु क्या अंबानी मैडम का 3 लाख का साड़ी से होगा, या गांव की सबसे गरीब आदमी, सबसे गंवार आदमी, गंगा की पत्नी के गठरी में जो पैसा है उससे भारत विश्वगुरु बनेगा?
अंबानी मैडम की चाय से जो 90,000 की 1 लाख का पीती है। गांव के सबसे गरीब आदमी गंगिया, गांव में गंगिया बुधनी नाम बड़ी होता है। अभी तो किट्टू सिट्टू रीना पिंटा सिंटा क्या नबिया कबिया हो गया है। दादी लोग का नाम होगा मंगरी बुधनी होगा, शनिचरिया होगा। हाँ, दादी लोग का उदाहरण दे रहे हैं, सुखरी। तो देश की उन्नति अंबानी मैडम की 3 लाख की साड़ी से ना की जाए। देश की उन्नति गंगिया के गठरी तो समझ रहे ना, उसकी गठरी में जो पैसा है वो बाजार के मूल्य को तय कर पाती है कि नहीं, उससे तय किया जाए। तो यदि गवर्नमेंट के पास ये नियम है, यदि गवर्नमेंट के पास ये नियम है कि विकास के नाम पर किसान का खेत ले सकते हैं, तो अरबपतियों पे नियम बनाइए। जैसे ही आप सर्वे कीजिए भाई, 5 अरब 10 अरब को तय कीजिए, और जैसे ही क्रॉस करता है पैसा सरकारी फंड में। मेरी उम्र छोटी है, हो सके सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यदि देश को विकास करना चाहते हैं तो अमीरों का पैसा भी कंट्रोल करना होगा। नहीं तो लाखों लोग प्रत्येक दिन देखिए मेडिकल फैसिलिटी के कारण मर रहे हैं, सड़क में एक्सीडेंट होके मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों से मर रहे हैं। फिर किस खोखला वादा कर रहे हैं भारत विश्वगुरु होगा? जब किसान का खेत का अधिग्रहण होता है तो अमीरों का पैसा भी अधिग्रहण होना चाहिए। अर्थशास्त्रियों की टीम बुलाइए, उनको बोलिए कि कितना फाइनल करें, 1 अरब करें, 10 अरब करें, 5 अरब करें, और एक डिडक्शन रेट तय कीजिए। जैसे ही आप अरब को पार करेंगे वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली। यकीन मानिए ये आइडिया हम लोग संसद में रखेंगे, भले लोग हंसेंगे कि अमेरिका, 1 घंटा अमेरिका का पॉपुलेशन 33 करोड़ है, एरिया 9.8 मिलियन यानी 98 वर्ग किलोमीटर है। हमारा एरिया 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 135 करोड़ है। अमेरिका से तुलना मत कीजिए, कोई लॉजिक नहीं है। अमेरिका से तुलना करने का कोई लॉजिक नहीं है साथियों। अमेरिका का एरिया पता है? नहीं पता है तो रिपीट करते हैं। लगभग 98 लाख वर्ग किलोमीटर, हमारा 32 लाख यानी हमसे 3 गुना ज्यादा। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा और जनसंख्या लगभग 4 गुना कम। अमेरिका से तुलना करते हैं, नहीं होगा। भारत तुलना करना है तो अपने अनुसार जो हैं उनसे कीजिए। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमको बारिश का संभावना था इसीलिए आपके कारण हम बात रखे। हमारे अभी बहुत तो बारिश कहाँ, सही बात बोले। एक बात सही है कि आंदोलन करना, हमारा यहां आना, ये हमारी मर्जी नहीं है, ये नियति का खेल है। नहीं तो हजारीबाग में बारिश होती, ये नियति का खेल है। वरना एक साधारण सा लड़का जिसको पहनने नहीं आता, देखिए कम ढीला इसलिए बांध लिए हैं, नहीं है बेल्ट, आई कैन शो यू, बेल्ट नहीं है। एक लड़का ऐसा जिसको पैंट पहनने नहीं आता है, 150 का टी शर्ट है, खाली पांव है, लेकिन आपके बीच खड़ा होकर बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं और बदलाव करने के लिए जा भी रहे। क्यों? नियति। ये नियति की मांग है कि आज बारिश ने भी कहा छोड़ दो यार, इससे पहले सुने थे बारिश 2 लोगों की फरियाद सुनता था, एक किसानों की, दूसरा आशिकों की। एक किसानों की सुनता था, ज्यादा होता बोलता था यार खेतवा बर्बाद हो जीते। आशिकों की सुनता गाना था ना कि जब पड़ेगा मोहब्बत से तेरा वास्ता, ये बारिश तू खुद बदलेगा रास्ता। आज हमारी सुनी है, आज ये तीसरा यानी हम नौजवानों की जो आंदोलन कर रहे हैं, इसकी बात भी बारिश ने, नियति ने, प्रकृति ने सुना है। आपको विधानसभा घेराव याद होगा, सत्याग्रह 3 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ बारिश हुई थी, लेकिन जहां सत्याग्रह का आंदोलन था वहां नहीं हुआ था। आप याद कीजिए, पूरे रांची में बारिश हुआ था अगस्त का महीना 2-3 तारीख, लेकिन वहां पे नहीं हुआ था जहां हमारा सत्याग्रह हो रहा था। आज भी मौसम देखिए ठंडा ठंडा है, इसका मतलब है इधर दारू में, इधर बड़का गांव में, इधर केरेडाड़ी में, इधर कटकम सांडी में, इधर कटकम दाग में हल्की फुल्की बारिश हुई है।
यहां नहीं हुई है, यानी नियति की मांग है, और नियति भी उसी का साथ देती है जो शोषित वंचित पीड़ित लोग होते हैं। इसलिए ये 24 की लड़ाई एक निर्णायक, एक ऐसी जंग होगी जिसमें हमारे पास मयान नहीं होगा, सिर्फ खुली तलवारें होंगी। ये चेंगड़ा लोग मयान थोड़ी है, अरे सब चेंगड़ा लोग है ना। मयान मतलब दादू लोग, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ, ये मयान है। इनके पास अनुभव है, लेकिन चूंकि इनका आशीर्वाद भले होगा, लेकिन रण में चेंगड़ा लोग होगा। ये जो आगे बैठा है, तो इन लोग तो खुला तलवार है, इन लोग खुला तलवार है। और खुला तलवार देखिएगा, आगे भी काट सकता है, पीछे खुद भी काट सकता है, यानी हमारे लिए 24 रिस्की है। इस बात से इनकार मत कीजिएगा। हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम लोग दोधारी खुली तलवार हैं। जब हम लोग युद्ध में रण में आएंगे तो सामने वाला भी कट सकता है, मैंने माफ दे सकते हैं, या फिर हो सके हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो खैर हमें अपने नुकसान की परवाह इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है, क्योंकि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठाओ नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे। गर्दन कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे। कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। तो उम्मीद करते हैं हम लोग जो बात कहने के लिए गांधी मैदान में आए हैं, आप लोग उस बात को समझे होंगे। और आपसे थोड़ा विशेष अनुरोध करेंगे कि जब हम अपनी वाणी को विराम देंगे, हमारे और 2-3 वक्ता साथी हैं जो इसी क्षेत्र से हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन लेते हुए, सुनते हुए जाएंगे। आपसे हमारा विशेष अनुरोध होगा, क्योंकि हम 5 मिनट का एक ऐसा सेशन देना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले कहा हम लोग नए टाइप की लीडरशिप करेंगे। यदि किन्हीं को कोई सवाल है, एक माइक दे दी जाए, जहां तक आवाज हम लोग सुन सके, आपके सवाल को उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। अपनी बात को खत्म करने से पहले, चूंकि हम न्यू पॉलिटिक्स की स्थापना करने जा रहे हैं, ये नेताओं का भाषण खाली सुनिएगा, आपका राय भी सुनेंगे, आपके कड़े से तीखे सवाल का, और हो सके तो आपकी शिकायतों का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपकी गालियों को भी सुनेंगे। आपने इतना प्यार दिया है, आपने आशीर्वाद दिया है, तो आपकी गालियां भी सुनने का अधिकार हमें है। तो माइक दी जाए, आपकी गालियां भी हम ही सुनेंगे। यानी आपके मन में अगर कोई भी सवाल आता है या फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं, हमारे पास नहीं है, तो हम 5 मिनट का समय ऐसा देंगे जो आप सवाल कर सके। और हमारे हर एक सभा में ये नियम लागू होगा, क्योंकि हम लोग खाली सवाल थोड़ी नहीं, हम अपना विराम करेंगे ना, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। 5 मिनट दे दीजिए, क्योंकि हम इसके बाद और नहीं बोलेंगे। सेकेंड माइक उदय दा, उदय दा, शादी मुबारक हो। हमारे युवाओं कुंवारों की सरकार का एक सिपाही का पतन हुआ है, हालांकि इनको सलाहकार कैबिनेट में रखेंगे। माइक दे दीजिए। कहां? इधर गाड़ी देख के 5 मिनट, ज्यादा नहीं, शॉर्ट सवाल कीजिएगा। अच्छा उधर
घड़ी देख के 5 मिनट है ना, 5 मिनट ही लीजिएगा, 5 मिनट बात करें। तब तक इधर सामने को दीजिए ना किसी को। हेलो ले ले के मत चल जाइएगा, माइक दे दीजिएगा। सबसे पहले आपको सबसे पहला जहाँ मेरा सवाल, मैं दिल्ली से चतरा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और जिस प्रकार से आपका सवाल और मंतव्य हमेशा लगता है कि आपके दिलों से लग रहे हैं जो बस मेरा सवाल ये है कि मैं चतरा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और इस चतरा में एक डालमिया कंपनी नाम की, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं आपको लगता है कि ये काफी ऐसा बनता है जो आपके पास पेश कर देंगे ताकि उसका आवाज आप लोग जो आप केंद्र हुए आवाज जो है आपको विधानसभा का काफी कमरा से डालमिया को किसी तरह लगा है, इसलिए 35 एकड़ का आवेदन बिना बिजली के तहत बनाने का काम कर रहा है। इसलिए चतरा से एक सूचना देने का चाहता हूँ, आपसे सवाल का बिल्कुल नहीं बनता है, आप बहुत लोग आपके नागरिक के सवाल जवाब दे रहे हैं। डालमिया का विषय है ना, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमारी जो लीगल टीम है जो कंपनी के मैटर को हैंडल करती है, आपका जो संपर्क सूत्र है हम लोग साझा करेंगे। और हमारी जो लीगल टीम है वह हमारा जो आरटीआई होता है, उस आरटीआई के माध्यम से हम लोग आंकड़ा मांगेंगे कि आपके पास जो सरकार का गाइडलाइन है 75-25 उसका आप अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं है। उसके बाद डालमिया का यदि सवाल है तो आप यकीन कीजिए डालमिया तक हमें आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी हम डालमिया गए थे और गेट बंद हो गया था, तो मुझे लगता है हमारे साथी डालमिया में जो समस्या का सृजन हुआ है वो हमारी टीम ही आपकी डालमिया के सृजन के लिए काफी है। तो निश्चय ही डालमिया का जो समस्या है, ऐसे तमाम बहुत सारी कंपनियां हैं जहां इस प्रकार की मनमानी चल रही है। आपके डालमिया में है, अगर हम बात करें तो वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में है। तो हम लोग एक टीम लीगली तैयार किए हैं जो आने वाले जस्ट कुछ दिनों में हमारी जो लीगल टीम है वो जाके कंपनी के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से ये सूचना उनसे मांगेगी कि आपके यहाँ जो श्रम नियोजन मंत्रालय का जो आंकड़ा है या फिर जो आंकड़ा प्रोवाइड किए हैं उसमें स्थानीय लोगों की संख्या क्या है, उसकी भागीदारी क्या है। तो उसमें अगर हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है तो आप एक आंदोलन की तैयारी करें। निश्चय हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। जब हम लोग सेल से टकरा गए हैं, सेल जो कि बादल है, हम लोग बिजली बन के सेल बीएसएल से टकरा गए हैं, तो डालमिया किस खेत की मूली है। एक सवाल एक सवाल आप झारखंड का जितने कदम करते हैं हम लोग गरीब आदमी, हम लोग बहुत बड़ी ले दिया, हम लोग महान मीडिया फेसबुक यूट्यूब पर मेरा मेन पॉइंट सवाल है, आप झारखंड राज्य में जितने भी प्रत्यक्ष आएगा कोशिश कीजिए आप उनसे अलग पॉलिटिक्स का मतलब ये कि अपना किसी तरह से विधायक उन लोग से आप एग्रीमेंट करेंगे, कोर्ट से एग्रीमेंट जो भी अपना कानूनी प्रक्रिया उसके माध्यम उन लोग से ऐसा ये राजनीति को अपना 20% करें, 25% करें, अपना बाकी सब लोग जनता पर विश्वास करें, वैसा आने वाले समय में बनने में ताकि जनता विश्वास करे। क्योंकि इससे बहुत नेता हमारे लिए आंसू हमेशा अपना चोरी करने का काम किया, वो भी अपने चोरी करने का काम करे और उसके काम में अपना ऐसा काम किया। हम आपको से नहीं उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, आपके इस सवाल में झारखंड की आधी समस्याओं का समाधान है। और मेरा मानना है, बिल्कुल हाल ही फिलहाल एक नक्सली का इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने भी वही कहा कि झारखंड की आधी समस्या जमीन से रिलेटेड है। यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जमीन संबंधित समस्याओं को सुलझा ले, जबरन जमीन अधिग्रहण की समस्या को सुलझा ले,
जो बाहर राज्य के लोग यहाँ जबरन जमीन अतिक्रमण कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हमारी जमीनों को मनसीओ के माध्यम से साठगांठ से बेच रहे हैं। अगर इस समस्या को समाधान किया जाए तो झारखंड की आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। और यदि पॉलिटिक्स, जो हमारे पॉलिटिशियन है, यदि वो अपनी पैसों की जो निकासी है गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो पैसों की निकासी है, अगर इसमें कंट्रोल कर लिया जाए, यदि वो गलत तरीके से पैसा कमाना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है झारखंड की जो राजनीति है वो स्वच्छ हो जाएगी। उदाहरण के लिए अभी माननीय हेमंत सोरेन जी का ही उदाहरण लेते हैं। मेरे बहुत सारे आदिवासी भाई बंधु यहाँ सुनते होंगे। एक आदिवासी का यदि जमीन लेना है तो क्या शर्त है सीएनटी का, मतलब जो सीएनटी की धारा है 46, उसके अनुसार कि एक आदिवासी का जमीन ले सकता है बशर्ते उसी थाना क्षेत्र का हो। कंडीशन बराबर है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो है नेमरा के, जो रामगढ़ जिला में पड़ता है, गोला प्रखंड में, उनका जमीन है रांची में, उनका जमीन है गोविंदपुर धनबाद में, उनका जमीन है दुमका में। बताइए, यदि अगर लालच नहीं होता, यदि मुख्यमंत्री लालची नहीं होते हैं तो मुझे लगता है आज वो बेहतर नियम बना सकते हैं। तो इसलिए जब वो खुद सीएनटी का पालन नहीं कर रहे हैं तो बाकी अब आदिवासियों की सुरक्षा कैसे करेंगे? उसके बाद हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है, अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी का धोनी के साथ पार्टनरशिप है, किसी का न्यूक्लियस मॉल में पार्टनरशिप है, किसी का बिग बाजार में पार्टनरशिप है, किसी का एचईसी में पार्टनरशिप है, किसी का हिंडाल्को में है। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये नेता लोग अगर इस बात को समझें कि मेरा पेट भी उसी चावल से भरेगा जिस चावल से आम व्यक्ति का भरता है, जिस दिन ये लोग ऐसा सोचेंगे और जिस दिन ये अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा कमाएंगे, जरूरत के हिसाब से पैसा को जमा करेंगे, जरूरत के हिसाब से पैसा को रखेंगे, उस दिन आधा झारखंड सुरक्षित हो जाएगा। आपने जो बात कहा, बिल्कुल हमने भी बाकायदा सोचा है कि हमारे जो भी कैंडिडेट होंगे वो सीधा अपना कोर्ट एफिडेविट के साथ बाकायदा ये घोषणा पत्र जारी करेंगे कि अपनी जो भी उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मंथली भत्ता होगा उसमें वे 25 to 35, 40 तक ही रखेंगे। बाकी जो भी है किसी गांव को दे देंगे, किसी ग्राम समिति को दे देंगे, किसी ग्राम सभा को दे देंगे, जो भी देंगे। और जिस प्रकार प्रत्येक महीना वो अपना जारी करते हैं, वो ऑनलाइन आकर प्रत्येक महीना का बकायदा पेमेंट भी बताएंगे कि इतना % पैसा हम एक मेडिकल का इलाज लगा था, हम अपने हाथों से दिए हैं। दूसरी बात हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे और हम शुरू से कहे हैं कि हम एक ऐसी नीति में विश्वास करते हैं जो इंसान अपना अपना भोजन खाए। हम बार बार रिपीट करते हैं कि भोजन का 3 प्रकार होता है। प्रकृति यानी नेचर, यानी आप अपना हिस्सा खाएं, मैं अपना हिस्सा खाऊंगा, ये नेचर है, प्रकृति है। यदि आपका दिल बड़ा है और आप अपना हिस्सा मुझे बांटते हैं तो इसे संस्कृति कहते हैं। लेकिन यदि आप मेरे हिस्से को छीनकर खाते हैं, इसे विकृति कहते हैं। तो हम चाहते हैं प्रकृति के साथ रहें। किसी के पास इतना धन नहीं हो कि किसी आदमी को खरीद पाए, यानी कोई आदमी इतना अमीर ना हो कि किसी आदमी को खरीद पाए और कोई आदमी इतना गरीब ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। हम इस सिद्धांत पर चलेंगे, इसी सिद्धांत का अनुपालन करेंगे। लास्ट सवाल है कि लोग दिल्ली में लेकिन आज की दिल्ली में कि हम बहुत ही रिस्की और चैलेंजिंग सवाल मीडिया सामने है, क्योंकि एमपी एमएलए को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ब्यूरोक्रेट्स में बहुत मनमानी होती है। तो हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमारी सरकार समांतर 2 जगह बनेगी। यदि रांची में बनी विधानसभा में तो ठीक है, हम लोग झुमरा में भी सरकार बनाने को लेकर कंफर्म रहेंगे। जो रांची से कंट्रोल नहीं होंगे उन्हें झुमरा से कंट्रोल किया जाएगा, विश्वास कीजिए। जो रांची विधानसभा से कंट्रोल नहीं होंगे उन्हें झुमरा से कंट्रोल किया जाएगा। उसका मतलब है, मतलब भविष्य में आपको पता चलेगा। और स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम लोग अपना जीवन को रिस्की बनाए हैं। यदि रिस्की नहीं बनाते तो मैं अपनी आयु में 3-4 साल छोटे भाई का विवाह नहीं करते।